हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Today we will discuss about our next chapter, which is chapter number 13, organism and populations. बच्चे इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपने कुछ डेफिनेशंस हैं वो पढ़नी हैं और उसमें जो मेन चीज़ आपने पढ़नी है इस चैप्टर में दैट इज़ द एडेप्टेशंस हैं जो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज 1 या 2 मार्क्स में कई बार ये डेफिनेशंस हैं ये जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं. सो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? हैबिटेट. बच्चे ये आपने हैबिटेट है, स्पीसीज़ है, टैक्सा हो गया, रैंक हो गया, ये आपने +1 में भी जो है इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था. तो हैबिटेट है क्या? हैबिटेट बेसिकली एक फिजिकल स्पेस है विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और अ कम्युनिटी लाइक पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, ओशियन, बरो, बार्क ऑफ ट्री. मतलब ये जो हैबिटेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये स्मॉल भी हो सकती है, स्मॉल लाइक बरो में भी कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया. तो लार्ज इसका जो नंबर है, साइज़ है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है हैबिटेट का. तो क्या है? एक फिजिकल स्पेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी जो है वो ऑक्यूपाई करती है. नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल नीचे. इससे ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेस है, एनिमल प्लेस है जिसमें बायोटिक एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेशन, उसकी रिलेशन किसके साथ होती है? फूड के साथ और एनिमीज़ के साथ, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शनल रोल होता है इसका इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल नीचे का. अगर तो हैबिटेट हमारा एड्रेस है, ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वी कैन से इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके. सबसे पहले है स्पेशियल और हैबिटेट नीचे. दैट इज़ अ फिजिकल स्पेस विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ट्रॉपिकल में क्या होता है? फंक्शनल पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की. हाइपर वॉल्यूम में पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना है. दैट इज़ ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल मिलीपीड्स. मिलीपीड्स का एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं. एक्वाटिक बग्स का देख सकते हैं. कैट और आउल्स का देख सकते हैं. ये एग्जांपल किस तरह से हमने देखने हैं? इस तरह से देखते हैं कि एक्वाटिक बग्स हैं जो पानी में है, कुछ बग्स रहती हैं, तो उनका जो हैबिटेट तो क्या हो गया? वो सेम है, सेम हैबिटेट में वो रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, लेकिन जो उनकी फीडिंग हैबिटेट है, फीडिंग जो हैबिट है दैट इज़ अ डिफरेंट. तो इसे हम बोलते हैं कि इकोलॉजिकल नीचे हो गए. मिलीपीड्स जो होते हैं इनका भी सेम जो हैबिटेट है, लेकिन इनका जो फीडिंग वाला जो इनकी हैबिट है दैट इज़ अ डिफरेंट. उसी तरह से कैट और आउल्स क्या हैं? इनकी जो फीडिंग हैबिट है वो सेम है. कैट भी रैट खाती है, आउल्स भी रैट खाते हैं, लेकिन इनकी जो हम कह सकते हैं हैबिटेट है वो डिफरेंट है. ये टेरेस्ट्रियल है और ये कैसे? ये टेरेस्ट्रियल नहीं है. तो ये मतलब इंसानों के आसपास रहते हैं, ये इंसानों से थोड़ा दूर रहते हैं. तो इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो 2 स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निशे. कोई भी 2 स्पीसीज जो हैं वो सेम इकोलॉजिकल निशे जो है वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. अगर हम इसकी लेवल्स की बात करें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो 3 तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन होती है. सबसे पहले आती है मॉलिक्यूलर लेवल की. मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम बात करें, जैसे हमने सब +1 में जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हमने किया था कि जो हमारी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, या फिर यूनिसेलुलर है, हम मल्टी सेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. तो उनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट तरह की होती है. किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी में टिश्यू लेवल की होती है, किसी में ऑर्गन लेवल की होती है. तो बेसिकली हम वो दिख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है. सबसे पहले क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल में फॉर एग्जांपल हम अमीबा का एग्जांपल लेते हैं. अमीबा में किस तरह से होती है? एटम्स हैं. अमीबा सेल से बना होता है ना, यूनिसेलुलर हम बोलते हैं अमीबा को. तो सेल भी किस तरह से बनता है? एटम्स से मिलके बना होता है. एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. मॉलिक्यूल्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. देन प्रोटोप्लाज्म बनता है और एक जो है अमीबा, एक सेल जो है वो बनता है. तो इस तरह की ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूलर लेवल की यूनिसेलुलर में. फिर आती है इंडिविजुअल लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कैसे हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ही बात करें, सेल्स हैं, यहाँ तो हो गया ना सेल तक. एक सेल जो है वो अमीबा यूनिसेलुलर है. यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर की. सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा. फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स आपको पता ही है, जैसे हमारी किडनी हो गई, ठीक है, ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का. लेकिन जो सिस्टम है, जैसे अगर हम बोले लंग्स की बात करें, लंग जो है एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लेकिन जब पूरा सिस्टम बनता है पूरे लंग्स की
पूरी जो प्रोसेसिंग चलती है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में मैनेज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। देन आता है हायर लेवल। हायर लेवल में जो है वो कुछ जैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के बाद आती है पॉपुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म, तीन चार ऐसे मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर उसमें अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, बायोटिक कम्युनिटी में रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। फिर बायोम, बायोस्फीयर, इन सब की डेफिनेशन जो है वो आपने पढ़नी है। इनकी सिर्फ डेफिनेशन ही आपने पढ़नी है कि स्पीसीज़ की डेफिनेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, बायोस्फीयर की क्या है, बायोम, इकोसिस्टम, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। नेक्स्ट बच्चे आता है आपके सिलेबस में फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक और नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर, एज वेल एज बायोटिक, लिविंग और बायोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट वन इज़ द एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट में, जैसे क्लाइमेटिक और एडेफिक फैक्टर्स आते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन कौन से होते हैं? लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, गैसेस, ये सब क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और वी कैन से एबायोटिक फैक्टर हैं। उसी तरह एडेफिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है, हम कह सकते हैं जैसे सॉइल हो गया, सॉइल क्या है? एडेफिक फैक्टर है। तो आपने इन दोनों के अगर आपको क्वेश्चन आता है, बेसिकली क्वेश्चन आपको ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर या एडेफिक फैक्टर पे बहुत ही कम पूछते हैं, किसी भी एक फैक्टर पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर एज अ नोट आपको पूछ लेंगे कि एबायोटिक फैक्टर पे नोट लिखो या बायोटिक, बट बहुत ही कम चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो मेन है वो हम करेंगे। आपने जो है पूरी डिटेल में मतलब जैसे विंड है या फिर वाटर है या रेनफॉल है, इसके क्या फ़ायदा है, हमारी प्लांट्स के लिए क्या फ़ायदा है या ऑर्गेनिज्म के लिए क्या फ़ायदा है, ये आपको पता ही है क्यों ज़रूरी है, ठीक है। क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे हमारे, अगर ये होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। इसी तरह से सबसे पहले हम करते हैं एयर। एयर भी एबायोटिक फैक्टर है, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस एनवलप है हमारी अर्थ का। इसके आगे पार्ट्स हैं बच्चे, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कौन सा पार्ट है? दैट इज़ अ 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होता रहेगा? डिक्रीज़ होता रहेगा इस लेयर में। फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, दैट इज़ बिटवीन 16 to 50 किलोमीटर। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ेगी, उसके बीच में एक ओजोनोस्फीयर लेयर आती है 25 से 50 किलोमीटर के बीच में, जहाँ पर क्या होता है? ओजोन प्रेजेंट्स होती हैं, ओजोन गैस प्रेजेंट है। ये जो रीज़न है स्ट्रेटोस्फीयर, ये दैट इज़ अ एक्सीलेंट रीज़न फॉर एयर ट्रैवलिंग। जितने भी हमारे ये हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन इतने चलते हैं, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर जो रीज़न होता है वहाँ चलते हैं। फिर आता है मीजोस्फीयर। ये क्या है? 50 से 85 किलोमीटर इसकी रेंज है। टेम्परेचर इसका डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज़ होगी। थर्मोस्फीयर क्या है? 85 किलोमीटर से अपवर्ड, और इसमें टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज़ होता है। उसके बाद एक इसमें कुछ डेफिनेशन जैसे आयनोस्फीयर आ गया, थर्मोस्फीयर में ही आते हैं ये सब। इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ आयंस, फ्री आयंस जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कम्युनिकेशन में जैसे हमारी होती है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह आती हैं, वो सारी आयनोस्फीयर से होके आती हैं। फिर आती है बच्चे होमोस्फीयर। होमोस्फीयर क्या है? अप टू 100 किलोमीटर। हेट्रोस्फीयर क्या है? आउटर रीजन है थर्मोस्फीयर का। नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट क्या है? दैट इज़ अ रेडिएशन फैक्टर। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इन जनरल हम देखें कि लाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है। अगर लाइट होगी बच्चे तो ही ग्रोथ होगी, तो ही डेवलपमेंट होगी प्लांट की, फोटोसिंथेसिस होगी, मतलब डिफरेंट काइंड जो एस्पेक्ट्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कलर विज़न जो है, साइज ऑफ आई जो है, फोटो पीरियोडिज्म जो है, रिप्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन, पीरियोडिसिटी, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ये सब किससे जुड़े हुए हैं? लाइट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, क्वालिटी, डेली लाइट ड्यूरेशन, ये भी 3 पैरामीटर हैं लाइट के। मतलब कि कई बार क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, कई बार क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्वालिटी कई बार क्या, जैसे अगर कई बार सीज़न चेंज होते हैं, सीजन्स में कई बार दिन जो छोटे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीज़न जो है वो चेंज होते रहते हैं। उसी तरह से लाइट की जो इंटेंसिटी है, लाइट की ड्यूरेशन है, वो भी चेंज हो जाती है, उसका इफेक्ट पड़ता है। और एक्वेटिक सिस्टम पे ये बच्चे इसका इफेक्ट जो है प्लांट्स पे भी पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ता है, सब चीज़ों पे पड़ता है। तो हम देखेंगे एक्वेटिक सिस्टम में क्या इफेक्ट है। बेसिकली एक्वेटिक सिस्टम में 3 जोन होती हैं। अगर हम लेक की बात करें, हमने एग्जांपल यहाँ लेक का लिया है। 3 जोन कौन सी है? लिटोरल, लाइमनेटिक और प्रोफंडल और डार्क जोन। लिटोरल जोन कौन सी होती है?
जहाँ पर अपर वाली साइड हम बोल सकते हैं शैलो वाटर जोन होती है, एज होता है जो लेक का, और यहाँ पर रूटेड प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है लाइमनेटिक जोन, ये लिटोरल के नीचे वाली जोन होती है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 24 to 40 मीटर इसकी डेप्थ होती है, मतलब इस डेप्थ तक जो है वो लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। देन डार्क जोन आती है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती। थर्ड फैक्टर जो है दैट इज़ अ टेम्परेचर और थर्मल फैक्टर। टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन पे, ग्रोथ ऑफ पे, डेवलपमेंट पे, मॉर्फोलॉजी पे, थर्मल टॉलरेंस, मेटाबॉलिज्म, सेक्स रेशो। जैसे रिप्रोडक्शन पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मियोजेनेसिस की, बच्चे उसके लिए टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। अगर वो टेम्परेचर उससे उस टिश्यू को, उन टिश्यूज़ को टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सब फैक्टर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो ज़रूरी है, हर इकोसिस्टम में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स। हम यहाँ बात करेंगे एक्वेटिक की। एक्वेटिक में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होती है, क्यों होती है? इन जनरल हम बात करें लेक की तो उसमें जो हम देखते हैं ना, कई बार अपर वाला पानी गर्म है या नीचे वाला पानी ठंडा है, तो उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, उसके थर्मल टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं लेक के पानी में। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन वेरियंग डेप्थ लीड्स टू थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी टेम्परेचर जो है वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और वहाँ के पानी में जो है डिफरेंस आएगा। जोन ऑफ स्लो चेंजेस इन टेम्परेचर इन थर्मोक्लाइन। सबसे पहली है एप्लिमनियन, ये है अपर लेयर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, अगर विंटर है तो वाटर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होगा, सरफेस वाला पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद वाटर कूल होगा ऑटम में और वार्म होगा स्प्रिंग में। इस तरह से चेंजेस आएंगे ना वाटर के अपर वाली लेयर में। गर्मियों में किस तरह का वाटर होगा, सर्दियों में किस तरह से, तो ऐसे सीजन के हिसाब से जो पानी का जो चेंज, वो भी चेंजेस आएंगे पानी में। इसी तरह से फ्री मिक्सिंग होगी वाटर की स्प्रिंग में। फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, जिससे कि एक्सेसिव ग्रोथ होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की उस एरिया में। थर्ड आता है हाइपोलिमिनियन, दैट इज़ द लोअर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। टेम्परेचर इसमें 4 डिग्री सेल्सियस के तकरीबन रहता है ड्यूरिंग द विंटर्स। यहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट बहुत ही कम करती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बच्चे एबायोटिक फैक्टर्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे। सो